चलिए बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास किसकी बेटा? 12th। और ये देखिए क्लास जो आज की है वो 9th 10th 11th 12th के लिए मतलब ऑल क्लासेस के लिए अवेलेबल क्लास है। कोशिका, कोशिका में हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कहां तक? तो न्यूक्लियस तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम समझेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिका से रिलेटेड आगे टॉपिक्स। तो ध्यान से समझना, ठीक है बेटा? इसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया कंप्लीट आपका, गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो गया, वीकॉल्स कंप्लीट हो गया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और बेटवा न्यूक्लियस। यहां तक हम न्यूक्लियस तक पूरा कवर कर लिए थे अपनी कोशिका को, कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है और न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, इन सारी चीजों को देख लिए थे। अब ध्यान से समझना, इस कोशिका के ऊपर, कोशिका के बाहरी भाग में, कोशिका के बाहरी भाग में बेटा बालों के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको सीलिया और फ्लेजला कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया और फ्लेजला। ये छोटी बड़ी होती हैं, ये छोटी बड़ी संरचनाएं होती हैं जिसको सीलिया और फ्लेजला के नाम से जानते हैं। अब भाई बड़ी क्या होंगी और छोटी क्या होंगी, इनको हम ध्यान से यहाँ पर समझते हैं कि छोटी संरचना को क्या कहते हैं और बड़ी संरचना को क्या कहते हैं। सही है, तो इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? तो सीलिया, सीलिया और फ्लेजला, फ्लेजला, सीलिया और फ्लेजला। ध्यान से समझना बेटा कि सीलिया और फ्लेजला क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला सीलिया और जो फ्लेजला है ये बालों के समान, बालों के समान संरचना होती है। सीलिया और फ्लेजला क्या होते हैं? तो बालों के समान संरचना होती है। ये आउट ऑफ मोर को सेल, मतलब ये कोशिका के बाहर पाई जाती है। ये बात याद रखना। तो ये याद रखेंगे, कोशिका के, कोशिका के बाहरी भाग में, बाहरी भाग में पाई जाती है। समझ रहे हैं भाई? समझ रहे हैं बेटा? तो ये कोशिका के बाहरी भाग में पाई जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे इनका कार्य होता है बेटा कोशिका को गति प्रदान करना, यानी कोशिका को मूव करती हैं पूरे शरीर में। ये जो सीलिया और फ्लेजला है वो कोशिका को इधर उधर क्या करती हैं, हिलाने और डुलाने में मदद करती हैं। ओके, तो यहां पर लिखेंगे कोशिका को, कोशिका को गति प्रदान करना, कोशिका को गति प्रदान करने का काम किसका होता है? तो सीलिया या फ्लेजला का ही होता है। अब उसके बाद हम यहां पर समझ लेते हैं कि सीलिया जो है, सीलिया, सीलिया बेटा ये कैसा भाग होता है? तो सीलिया छोटी संरचना होती है और फ्लेजला कैसी होती है? बड़ी संरचना होती है। मतलब यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लेजला, फ्लेजला बड़ी संरचना होती है किससे बेटा? तो सीलिया से। ओके, कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा कि सीलिया छोटी होती है कि फ्लेजला छोटी होती है। तो याद रखेंगे क्या छोटी होती है? सीलिया छोटी होती है। किसकी अपेक्षा? फ्लेजला की अपेक्षा। तो फ्लेजला क्या होगा? बड़ा होगा किसकी अपेक्षा? सीलिया की अपेक्षा। यहाँ पर इस टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कभी कभी। कोई दिक्कत यहां तक? ये बताइए, सही है। एक बात और याद रखेंगे, सीलिया और फ्लेजला का एक और सबसे बड़ा रोल होता है स्पर्म को गति प्रदान करना। ये स्पर्म को भी गति प्रदान करता है। कौन बेटा? सीलिया या फ्लेजला। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे स्पर्म को मोशन प्रदान करना। या फिर चलिए आप यहां समझ ही गए होंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पूरा क्लियर। तो इसका काम, सबसे पहले बात क्या है बेटा? बालों के समान ये संरचना होती है। सीलिया छोटी संरचना होती है, फ्लेजला बड़ी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गति प्रदान करना, यानी कोशिका को हिलाना डुलाना का काम किसका होता है? सीलिया या फ्लेजला का ही होता है।
कोशिका को हिलाती डुलाती रहती है, यानी मोशन प्रदान करती है। बाकी आगे इसका जो कोशिका का बाहरी, ये कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका के बाहरी भाग में पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये स्पर्म को भी आगे गति करने में क्या करती है, मदद करती है, स्पर्म को भी आगे भेजने में मदद करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इतना हो गया, नोट कर लीजिए आराम से, कर लिया बेटा नोट। और एक बात और याद रखेंगे बेटा इसमें, ये जो सीलिया और फ्लेजला है माय डियर, ये सीलिया और फ्लेजला है, ये सिर्फ किस में पाई जाएगी, तो जंतुओं में पाई जाएगी, जीव जंतुओं में। मतलब यहां पर पूछा जाए तो एनिमल्स, किसमें बेटा, एनिमल्स। ओके, एनिमल्स। आपसे पूछ लिया जाए सीलिया या फ्लेजला पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। पेड़ पौधों में किस में पाई जाती है, तो जीव जंतुओं में, मतलब एनिमल्स में, एनिमल्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? याद रखेंगे ये पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है। आराम से समझ गए होंगे, सीलिया और फ्लेजला पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स मतलब जीव जंतुओं में ही पाई जाती है। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा, पेड़ पौधों में हम समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह जीव जंतुओं में सीलिया या फ्लेजला पाई जाती है, उसी तरह पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, लवक पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर लवक, लवक जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, प्लास्टेड कहते हैं। लवक मतलब प्लास्टेड। ओके, अब यहां याद रखोगे कि जो प्लास्टेड है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये याद रख लीजिए, ये किस में पाए जाते हैं, तो बेटा पेड़ पौधों में। लवक लवक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और याद रखेंगे बेटा, ये पेड़ पौधों का, जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है, उस कोशिका का लवक सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन, तो लवक। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव जंतुओं में कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। जीव जंतुओं में कोशिका की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ा अंग की बात करें कि जीव जंतुओं में कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस। क्या याद रखना है, न्यूक्लियस। जीव जंतुओं में कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस है, और पेड़ पौधों में कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लवक है, मतलब प्लास्टेड है। कोई दिक्कत? ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, मतलब यहां पर याद रखेंगे बेटा प्लांट्स, पादप जिन्हें बोलते हैं प्लांट्स। कोई दिक्कत? इतनी बात आराम से आप समझ गए होंगे सर, प्लास्टेड प्लांट्स मतलब पादप में पाया जाता है, और ये पेड़ पौधों का सबसे बड़ा अंग होता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब भैया कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आप जान लो। पहला प्रकार, पहला प्रकार लवक का पहला प्रकार, सबसे पहला प्रकार होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। ओके, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि पहला भाग इसका क्या होता है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ लेते हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसके बारे में यहां पर समझ लेते हैं। तो याद रखना, जो हरित लवक है बेटा पेड़ पौधों में, आप जानते हैं सभी बच्चे, हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, हरी भरी होती हैं। पत्तियां नहीं, अब उसके तने की बात भी करें तब भी वो भी बेटा क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरे रहते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? यानी कि पत्ती और तना क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रहता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें बेटा आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसके माध्यम से पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण। कोई दिक्कत यहां तक? सही है। तो याद रखना, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधों की पत्ती और तना उनके क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं।
और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन का निर्माण होता है। आगे हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मैं भी आपको आराम से बता दूंगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 तत्वों का योगदान होता है, ठीक है। वो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हमारा टारगेट है बेटा किसको समझना, तो क्लोरोप्लास्ट को समझना। क्लोरोप्लास्ट समझ लिया, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। अब भाई ये अवर्णित लवक का कार्य क्या होता है, पहले इसकी इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब अवर्णित लवक का कार्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है बेटा यहाँ पर जो हरित लवक था वो पेड़ पौधों की पत्ती और तना को हरा कर रहा था, भोजन का निर्माण कर रहा था। आपको याद रखना है कि जो अवर्णित लवक है इसके दौरान यहाँ पर बेटा ये भोजन को संग्रहित कर लेता है। क्या कर लेता है, भोजन को संग्रहित, भोजन को संग्रहित कर लेता है, भोजन को संग्रहित कर लेता है। और ये अवर्णित लवक बेटा कहां पाया जाता है, तो याद रखेंगे जड़ और मूल, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं जैसे मूल भी बोलते हैं, जड़ या मूल, वहां पर ये अवर्णित लवक पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। जड़, जड़ या मूल, कोई दिक्कत, आराम से समझ रहे हैं। तो जड़ या मूल में पाया जाता है अवर्णित लवक। ये भोजन को क्या करता है, संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब आप जानते हैं इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, जिसको समय समय पर ये क्या करता है, पेड़ पौधे भोजन कर लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग अपना खाने पीने के लिए पहले से इकट्ठा करके रख लेते हैं, बाद जैसे अनाज हो गया, अनाज को इकट्ठा करके रख लिया, धीरे धीरे उसे गेहूं को पिसवा कर धीरे धीरे खाते रहते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जड़ और मूल में, जड़ या मूल मतलब बात एक ही होती है, अवर्णित लवक के जरिए जड़ या मूल में भोजन को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जब उन्हें दिखता है कि अब हमें पानी नहीं मिल रहा या धूप नहीं मिल रही, समय समय पर भोजन उनको नहीं मिलता है, तो उनके पास जो संग्रहित भोजन होता है उसे वो क्या करते हैं, फिर खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो समय पर ये संग्रहित भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों को। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अवर्णित लवक क्या होता है। अवर्णित लवक जड़ या मूल में पाया जाता है, जिसके दौरान बेटा भोजन ये क्या करता है, भोजन को संग्रहित रखता है, समय समय पर भोजन को पेड़ पौधे ग्रहण करते रहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट समझते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तीसरा पार्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, तो क्रोमोप्लास्ट को कहेंगे वर्णित लवक, वर्णित लवक, वर्णित लवक। समझ रहे हैं बात को, वर्णित लवक। ये बेटा पूरा कोशिका का ही पार्ट्स है, कोशिका के ही टॉपिक्स है, बड़े ध्यान से समझ के चलना। 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ, बाकी आप अच्छे से समझते चलना एक एक पॉइंट को, ठीक है बेटा। तो वर्णित लवक क्या है, याद रखेंगे कि जो वर्णित लवक है, वर्णित लवक, इसका काम होता है बेटा पेड़ पौधों का रंग बताना, पेड़ पौधों का रंग बताना, यानी कि रंग को निर्धारित, रंग को निर्धारित कौन करता है, तो वर्णहरित, नहीं सॉरी, रंग को निर्धारित करता है, कौन करता है, तो बेटा वर्णहरित, यानी कि क्रोमोप्लास्ट पेड़ पौधों के रंग को निर्धारित करता है। और उसके बाद जो फल आते हैं, फल, उनके फलों को भी यही क्रोमोप्लास्ट उनके फलों के रंग को ही क्रोमोप्लास्ट ही बताता है कि गाजर किस रंग की है, आम किस रंग का है, आम पक जाए तो किस रंग का है, वो डिपेंड सब किस पे होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट पर। समझ में आ रहा है। तो याद रखना पेड़ पौधों का रंग और फल का रंग बताने वाला कौन है, यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक, इसलिए इसे रंग को निर्धारित करता है। ये पॉइंट हमने आपको लिख दिया है, ठीक है, सही है बेटा। इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे कि क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में वर्णित लवक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है रंग को बताना,
ओके, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ये जो मैंने आपको अभी भी बताया था। लवक मतलब प्लास्टिड। प्लास्टिड पेड़ पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, यानी प्लांट्स पादप में ही पाया जाता है प्लास्टिड। ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधों की जो पत्ती और तना होते हैं उनका जो रंग होता है बेटा वो कैसा होता है, हरा होता है। ये बात याद रखना, कैसा होता है, हरा होता है। और वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अवर्णित लवक जड़ और मूल में भोजन को संग्रहित कर लेते हैं, जिसको समय समय पर वो क्या करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट है यहाँ पर इसका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं, वर्णित लवक। ये पेड़ पौधों के रंग और फल के रंग को निर्धारित करता है कि इसका रंग कैसा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आप समझते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुणसूत्र। ध्यान से समझना, गुणसूत्र। कोशिका के अंदर आपको पता है कि हमने थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेते हैं तो ज्यादा। गुणसूत्र, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। अब भाई समझेंगे गुणसूत्र क्या होते हैं, तो देखो बेटा इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसी संरचना होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे गुणसूत्र की संरचना को। बेटा ऐसा कुछ गुणसूत्र की क्या होती है, संरचना होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर मतलब दो स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रही होंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए ये वाई के फॉर्म में भी दिख रहा है। अगर हम कुछ इस तरह ये वाई के भी फॉर्म में अगर ये वाली लाइन हटा दी जाए, ये वाला इधर का साइड हटा दिया जाए तो वाई बन गया, और ये वाला भी जुड़ा है तो क्या बन गया, एक्स बन गया। मतलब ये एक्स और वाई के रूप में आपको संरचना दिख रही होगी, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार संरचना होती है किसकी बेटा, गुणसूत्र की। अब देखिए क्या वैज्ञानिकों ने क्या किया था, गुणसूत्र का पता लगाया। उसके बाद में गुणसूत्र का पता कब लगाया था, जब न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए सब कुछ विद्यमान था। गुणसूत्र को क्या किया था इन्होंने, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस को जूम किया, उसमें गुणसूत्र मिले। फिर गुणसूत्र को जूम किया, जूम करने के बाद देखा तो इसमें बेटा जीन, डीएनए और आरएनए सब कुछ इसमें मिला यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि गुणसूत्र में ही क्या होते हैं बेटा, डीएनए, क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए और जीन। और क्या होते हैं, जीन होते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक? अब बेटा ये बात और याद रखेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं माय डियर, वो मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। कितने कितने जोड़ी होते हैं इनके बारे में भी अभी डिटेल डिस्कस करते हैं। जब वैज्ञानिक लोगों ने इसको खींचा तो कुछ इस प्रकार संरचना बनी बेटा, कुछ इस प्रकार संरचना बनी। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया हमारा गुणसूत्र। ये क्या है, गुणसूत्र है, ध्यान से समझना, गुणसूत्र। ओके, और एक लच्छेदार, इसे क्या बोलेंगे भाई, डीएनए। क्या है ये, डीएनए। क्या है, डीएनए। और फिर नहीं सॉरी, ये डीएनए जीन बोलेंगे, जीन, जीन क्या कहेंगे, जीन। तो याद रखना। और बाकी कुंडली आकार की रचना मिलती, जब उसे और खींचा गया, लंबा और खींचा गया, तो यहाँ पर टू हेलिकल मतलब दो कुंडली आकार की एक संरचना मिली, जिसको बेटा क्या कहते हैं, जिसको डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, और इसके बीच में ये एक दूसरे बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम जीन, डीएनए और जीन को ये किसके पार्ट है ये समझ लेते हैं यहाँ पर।
बाकी डीएनए आरएनए जीन का एक अलग चैप्टर है पूरा, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या पाए जाते हैं, ये सब डीएनए की संरचना है। किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है। तो याद रखना डीएनए की 2 हेलिकल संरचना होती है, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी होती है, डीएनए की। लेकिन सिंगल हेलिकल जो संरचना होती है वो किसकी होती है, आरएनए की होती है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो समझ में आ गया यार। अब इसमें एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, वो पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो गुणसूत्र होते हैं वो मेल में भी पाए जाते हैं और बेटा जी फीमेल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मेल मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग पुरुष में, और स्त्री मतलब स्त्रीलिंग ये पाए जाते हैं फीमेल में भी। मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितना, तो 23 जोड़ा। कितना पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ा या जोड़ी बात एक ही होती है। जोड़ा में कहा जाए तो कितने होंगे, 23 जोड़ी। बेटा मेल में भी 23 जोड़ी और फीमेल में भी 23 जोड़ी। फीमेल में भी कितने, 23 जोड़ी। समझ रहे बात को, ठीक है। तो याद रखेंगे गुणसूत्रों की संख्या मेल में भी 23 जोड़ी होती है और बेटा फीमेल में भी 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। एक चीज और आप याद रखोगे, अगर इन्हें संख्या के रूप में देखें कि संख्या के फॉर्म में कितने होंगे, तो याद रखना बेटा जोड़ी का मतलब होता है एक जोड़ा में 2, तो 23 जोड़ा में कितने होगा, 46। मतलब 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है मेल में और 46 ही गुणसूत्रों की संख्या होती है किसमें बेटा, फीमेल में। क्या कोई दिक्कत यहां तक, आराम से समझ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए इस 46 गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र में भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें बेटा ओलोसोम और ऑटोसोम और होते हैं, याद रखना ओलोसोम और ऑटोसोम, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि भाई ओलोसोम और ऑटोसोम क्या होते हैं। ओलोसोम और ऑटोसोम, तो मेल में भी ओलोसोम और ऑटोसोम और फीमेल में भी ओलोसोम और ऑटोसोम। यहां पर देखिए बेटा जो ओलोसोम होते हैं वो फीमेल में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं और मेल में मेल में भी 2 होते हैं और फीमेल में भी 2 होते हैं। क्या, तो ओलोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं, याद रखोगे बेटा 44। कितने होते हैं, 44। कोई दिक्कत यहां तक, सही है। मैं अभी अलग स्ट्रक्चर करके आपको समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो ओलोसोम कितने, 2, चाहे वो मेल की बात करे चाहे वो फीमेल की बात करे। तो फीमेल या मेल दोनों में ही ओलोसोम की संख्या 2 होती है और फीमेल या मेल दोनों में ही ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। अब बात करते हैं जो 2 होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो मेल है तो उसमें होगा X और Y और बेटा फीमेल है तो उसमें होगा बेटा कितना, X और X। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे बारी बारी से टू दी पॉइंट, ओके। बाकी आप यहां पर इतना समझ लीजिए गुणसूत्र जो होते हैं मेल में भी 23 जोड़ा और फीमेल में भी 23 जोड़ा पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, सही है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लो भैया स्क्रीनशॉट सुरजीत, एक पानी पिला दी ले लो। तो आज के लिए इतना ही भाई, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कोशिका और कोशिका के प्रकार और उन प्रकारों के भी प्रकार और फिर पूरा 2D पॉइंट। इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कोशिका के टॉपिक को पूरा फिनिश कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है।